ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, तेरा कुत्ता उठ के अगर मैनू ही पै जाएगा तो फिर ये गल च ते नहीं ना मनन च आंदी भरावा। जब तक अल्लाह रजब के साथ है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी एक बात याद रखना। अच्छा यार, पता क्या है, आजकल जो लोग ये रजब पे थोड़ा सा बोल रहे हैं ना, 2-2 लाख इनके फॉलोवर हैं, 3-3 लाख हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सईद खान न्याजी। और दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो है ये मेरी रजब बट के बारे में, शहजाद भट्टी के बारे में, कि दोनों के बीच में एक ऐसी कंट्रोवर्सी चली हुई है। और इस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन का हिस्सा है इमान डोगर, जो कि रजब बट के बहुत ज़्यादा जिगरी हैं। और ये सारी सूरत हाल क्या हो रही है, क्या होने जा रहा है, और रजब बट के हवाले से भी पिछली उसकी जितनी भी एक केस हिस्ट्री है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे चैनल फिल्मी लोग के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं इनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, रजब बट 10 मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, और गूगल सर्च के मुताबिक ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो वाचिंग है, इसकी जो व्यूज़ हैं, वो पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी रैंकिंग में रजब साहब टॉप पे हैं। लेकिन मौसूफ का एक काम ये भी है कि मौसूफ हर 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद एक कोई ना कोई समझे कि एक छोड़ देते हैं, एक बोंगी मारते हैं, या समझें कि वो एक किसी लॉबी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं। हाँ जी, हालिया मुहर्रम के महीने में रजब बट ने एक बयान दिया जिसके ऊपर आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन चली हुई है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, और मुख्तलिफ जो नाकिदीन है इसको क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं। ठीक है, कि क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये यूट्यूबर जो है यही बोंगियाँ मारता है, यही इस किस्म की जानबूझकर तौहीनें करता है। कभी तौहीन मज़हब, कभी तौहीन सहाबा, तौहीन नमाज, तौहीन रिसालत का जो कानून बना है 295C, उसके बारे में बरकैफ थोड़ी सी केस हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। अब कैसे शहजाद भट्टी और इसका आपस में आमना सामना बन रहा है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कि दोस्तों, बात इस तरह है कि चंद माह पहले रजब बट ने एक परफ्यूम लॉन्च किया 295C। फिर इन्होंने 295A और 295C का जिक्र किया लॉन्चिंग के तौर पे। फिर सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा उलमा कराम की जानिब से भी, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जानिब से भी, और कुछ लोग थे जो इसके हक़ में थे लेकिन बहुत कम, लेकिन बहुत ज़्यादा जो थे वो इसकी मुखालफत में थे। अब इन्हीं सबसे पहले इस सिचुएशन में फ़र्क होकर ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उसने इसको एक शदीद किस्म का बयान दिया, जिसके बाद होता क्या है कि रजब बट साहब जो हैं वो इस शदीद सूरत हाल का सामना नहीं कर पाते, और क्या करते हैं कि वो यहाँ से पाकिस्तान से दुबई निकल जाते हैं। कोई बंदा इनको कहता है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाए, मुल्क छोड़ें, तो ये मुल्क छोड़ देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। दुबई चले जाते हैं, दुबई से फिर सऊदी आते हैं, उम्रा अदा करते हैं, उम्रा अदा करने के बाद फिर एक बयान जारी करते हैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के। फिर उसके बाद फिर दुबई निकल जाते हैं, और फिर दुबई से फिर आगे फिर यूके यानी कि इंग्लैंड चले जाते हैं। और जब इंग्लैंड जाते हैं तो फराह खोखर जो थे, जिन्होंने बयान दिया था रजब बट के ख़िलाफ़, जब से उसने 295C का मजाक उड़ाया, तो फराह खोखर जो थे वो भी वहाँ उन दिनों में होते हैं यूके में, इंग्लैंड में। तो फिर एक रजब बट की तरफ से एक शोशा छोड़ा जाता है कि जनाब मेरे ऊपर हमला हो गया है। अब पता नहीं उनके ऊपर हमला हुआ भी है, नहीं भी हुआ, बरकैफ अल्लाह जानता है। तो फिर
इल्ज़ाम जो होता है वो फ़र्क खोकर के ऊपर लोगों की नज़रें चलने शुरू, क्योंकि फ़र्क खोकर इसके खिलाफ बयान दे रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं 100% ये फ़र्क होकर का ही काम हो सकता है। तो इस सूरत में फ़र्क होकर का एक साथी है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी मैदान में आता है और वो डायरेक्ट रजब भट्ट को कॉल करता है कि रजब साहब, आपका ये जो बयान है, चाहे आपने रेटिंग लेने के लिए ये बयान बोला है, बरकैफ आप जो हैं ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी वजह से एक तो हमारी रिपुटेशन डाउन हो रही है और आप ये बंद कर दें। खामखाई में लोगों की जो समझें कि उंगलियां हैं वो उठ जाएंगी, आप समझें कि ये यहाँ ये किस्सा ख़त्म करें, ऐसा नहीं कर रहे। जबकि फ़र्क होकर भी वहाँ पर मौजूद है तो सबका शक फ़र्क की तरफ जाएगा। बरकत जी, उसके बाद शहजाद भट्टी का बयान बाद में आता है कि मेरी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना रजब के साथ है ना डकी के साथ है। बरकत शहजाद भट्टी जो हैं, जो फ़र्क होकर के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं और 333 ग्रुप का हिस्सा हैं, वो खामोश हो जाते हैं। फिर दोस्तों रजब भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान आ जाते हैं। फ़र्क होकर भी चूँकि पाकिस्तान में ही होते हैं, तो फिर कुछ लोग जो होते हैं वो बैक द डोर वो फ़र्क होकर से मुलाकातें करते हैं, जो भी है सेटलमेंट करते हैं। बरकत फ़र्क होकर जो है वो फिर इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते। फ़र्क होकर मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर दोस्तों कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ माह गुजरते हैं, तो फिर क्या होता है, मुहर्रम उल हराम के महीने में रजब भट्ट एक और बयान देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर उसके जवाब में फिर शहजाद भट्टी जो है वो मैदान में उतरता है। फिर शहजाद भट्टी जो एक सख्त किस्म का बयान देते हैं रजब भट्ट के खिलाफ। और जहाँ तक फ़र्क होकर की बात है, तो फ़र्क होकर तो बिल्कुल इसके खिलाफ अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल में उस बयान के बाद कभी बयान दिए नहीं। और एक पॉडकास्ट शो में फ़र्क होकर आए थे, तो उनसे सवाल किया गया था, तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर रजब भट्ट मेरे पास चल के आ जाते हैं या डकी चल के आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं इनको माफ़ कर देता हूँ, मेरी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती अना नहीं है। बल्कि फ़र्क भाई वाला मामला तो एक साइड पे हो गया। तो जब ये दोबारा मुहर्रम उल हराम के महीने में फिर एक बयान देते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, शहजाद भट्टी इसके खिलाफ एक ज़बरदस्त बयान देते हैं। जब शहजाद भट्टी इसके खिलाफ ज़बरदस्त बयान देते हैं इसके खिलाफ, रजब भट्ट के खिलाफ, तो रजब भट्ट का एक साथी है जी ओमान डोगर। ओमान डोगर जनाब बीच में आ जाता है। ओमान डोगर क्या कहता है, वो कहता है मैं जो कुछ भी हूँ रजब की वजह से हूँ। और फिर ओमान डोगर क्या कहता है शहजाद भट्टी को, वो ये कहता है कि भाई आप जो है वो पी के मैच लगाने वाले बदमाश हो, आप बदमाश ऐसे नहीं होते या डॉन ऐसे नहीं होते जो ऑडियंस को कहते हैं कि डबल टैप करो, ठीक है। वो तो ऐसे होते हैं जिस तरह दाऊद इब्राहिमी है, कभी वो मीडिया के ऊपर नहीं आया, तो डॉन तो मीडिया के ऊपर आता ही नहीं है। तो बरकैफ ये बातें करता है ओमान डोगर उसके खिलाफ। तो फिर ज़बरदस्त एक रिएक्शन आता है शहजाद भट्टी की जानिब से। फिर वो वीडियो जारी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं जिसने तुम्हारे गले में पट्टा डाल रखा है ना, तो फलां का वो काफ्ते अलिफ्ता वो बोला था शहजाद भट्टी ने ओमान डोगर को कि तो जिसने तुमने पट्टा डाल रखा है ना, मैं उसको खूब अच्छी तरह जानता हूँ और मैंने तो उससे बात नहीं करनी, बल्कि मैंने उस यानी कि रजब के उसके में जब मैं वो क्या शहजाद भट्टी कहते हैं जब मैं इंडिया में जाकर वहाँ कार्रवाई डाल सकता हूँ ना इंडिया में, तो पाकिस्तान तो फिर मेरा अपना ही मुल्क है। मैं कहता है कि वो रजब मैं रजब के घर में भी घुस सकता हूँ, मैं फलां कर सकता हूँ, फलां कर सकता हूँ। तो शहजाद भट्टी ने फिर एक ज़बरदस्त एक वीडियो उसके खिलाफ जारी किया। अब दोस्तों ये कंट्रोवर्सी चली हुई है, अब क्या होता है क्या नहीं होता, शहजाद भट्टी क्या करते हैं रजब के खिलाफ, और रजब फिर शहजाद भट्टी कहते हैं। फिर शहजाद भट्टी ने यह भी कहा है कि ओमान डोगर को फिर एक वीडियो जारी किया रिसेंटली कि भाई अगर आप यहाँ पर मामला ख़त्म कर देते हो तो दैट्स इट, मेरी तरफ से भी ख़त्म है। और अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, हाथ से फिर गुजरने की कोशिश की, तो फिर आपको एक पावरफुल जवाब मिलेगा। जी दोस्तों, अब घेरा तंग हो चुका है भट्टी साहब की जानिब से भी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई इनकी जानिब से कोई रिएक्शन जाता है तो फिर भट्टी साहब आगे से कहते हैं ज़बरदस्त रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि शहजाद भट्टी को हर कोई जानता है और उसके बाद रजब को भी हर कोई जानता है, ठीक है। तो रजब के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा इनको ये मशवरा है कि आप प्लीज़ आप जो हर आए रोज़ कुछ ही अरसे बाद जो आपको चैन नहीं आता, कुछ ना कुछ आप बोंगी मार देते हो,
اور پھر اس کے بعد آپ پھر کہتے ہو کہ جناب جی آپ کا جب ریئیکشن سامنے آتا ہے, آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ کہتے ہو کہ جناب جی معافیاں مانگتے ہو اور پھر قسمیں اٹھاتے ہو اور پھر کہتے ہو جناب جی میں نے تو ایسے نہیں بولا تھا, میرا تو یہ ہرگز ارادہ نہیں تھا, تو مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ یار کتنی غلطیاں آپ لوگ کرو گے؟ 10 ملین آپ کی فین اینڈ فالوئنگ ایسے بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو میرا یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ لوگوں کو کوئی پازیٹیو کر کے دکھاؤ. اتنی زیادہ فین اینڈ فالوئنگ ہے تو آپ کوئی پازیٹیو میسیج دو عوام کو. آپ کو ایسا کرو تاکہ لوگ آپ کو, کیونکہ جو ناپختہ ذہن ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں, وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر وہ اثر لے رہے ہیں, آپ کے فین ہیں, آپ کو چاہتے ہیں. تو جو بندہ جس کو چاہتا ہے پھر بندہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا. تو کیوں اپنا اس معاشرے کو بگاڑ رہے ہو, پاکستانی معاشرے کو برباد کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, آپ اکلوتے اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو, ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے اتنی پرابلمز مت کریٹ کرو, ٹھیک ہے. اس طرح کی نہ کریں, آپ کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھلیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور پیسہ دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے, لیکن یہ کام مت کریں آپ. اور جہاں تک فین اینڈ فالوئنگ کا تعلق ہے تو شہزاد بھٹی کی بھی کافی فین اینڈ فالوئنگ ہے, فرق بھائی کی, فرق ہو کر کی بھی کافی زیادہ فین اینڈ فالوئنگ ہے, ظفر سپاری ہو گئے, اور امان ڈوگر بھی ابھی فین فالوئنگ اس نے بنا لی ہے. تو ڈکی ہو گیا ہے, یا یہ کیا نام ہے, رجب بٹ ہو گیا. تو میرا تو یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ اتنے زیادہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو ایک پازیٹیو میسیج دیں تاکہ معاشرہ جو ہے اس کی ایک سمجھو کہ مثبت راہ کے اوپر جائے, ٹھیک ہے. اس طرح کا کنٹروورشل بیان دینا, ایک دوسرے کو گالیاں دینا, تو یہ تو میرے خیال میں, ہاں رجب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بندہ جب کیچڑ میں پتھر پھینکتا ہے تو چھینٹے خود انسان کے اوپر آتے ہیں. تو رجب صاحب کچھ عرصہ گزرتا نہیں ہے, پھر آپ کوئی نہ کوئی کیچڑ میں آپ لات مار دیتے ہو, پتھر پھینک دیتے ہو, تو چھینٹے تو پڑنے ہی ہیں. انسانی زندگی بہت قیمتی ہے, انسانی عزت بھی بہت قیمتی ہے. آپ پلیز ایسی حرکتیں مت کریں جس سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے, جس سے لوگوں کے سمجھو کہ وہ جذبات جو ہے وہ مشتعل ہو جائیں. دیکھتے ہیں, لیٹ سی واٹ ول بی دی ہیپن, کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے, ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھ دی ہے. جب انسان اس حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس انسان کی رسی کھینچ لیتی ہے. یہ دولت, یہ شہرت, یہ عزت بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن سب کچھ جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی, ٹھیک ہے. رجب بٹ کا تعلق اہل تشیع مسلک سے ہے, لیکن رجب کو ہر مسلک کے لوگ دیکھتے ہیں, ہر مسلک کے لوگ دیکھتے ہیں. تو رجب بٹ کو یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. باقی آپ کی کیا رائے ہے رجب کے بارے میں, ان فیملی ولاگرز کے بارے میں, ان فیملی یوٹیوبرز کے بارے میں, آپ کمنٹ میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سید خان نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.